एक शोध करके ये मेथड बनाया गया है जो अभी आपके सामने आने वाला है। जितनी भी स्टडी से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड, रिलेशन से रिलेटेड, जितने भी प्रॉब्लम्स लाइफ से रिलेटेड आप देख रहे हैं, उसका सॉल्यूशन है बी एकलव्या स्टडी प्रोसेसिंग मेथड। तो ये पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है। कुछ प्रॉब्लम्स मैं बता रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम्स आप बताइएगा। पहली चीज होती है बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे टीचर्स की बात नहीं सुनना चाहते। इनमें से कितनी प्रॉब्लम्स आपके यहाँ भी आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, ये आप देखिएगा। बच्चे टीचर्स की बात सुनने के लिए ज्यादातर बच्चे तैयार नहीं होते। हम 100% की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ज्यादातर की बात कर रहे हैं। तो ज्यादातर बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, ज्यादातर बच्चे टीचर्स की बात नहीं सुनते, पेरेंट्स की बात नहीं सुनते, होमवर्क करना नहीं चाहते, हैंडराइटिंग उनका खराब रहता है, जल्दी जल्दी लिखते हैं, पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, और बोर्ड पर आने में उनको थोड़ी हेजिटेशन होती है, डर लगता है। स्टेज पर आने में उन्हें डर लगता है। वे स्टेज पर आएंगे तो कोई ना कोई पेपर लेकर आएंगे, बिना पेपर के वो बोल नहीं सकते, अपने थॉट्स नहीं बोल सकते। आधा घंटा उनको बोलो कि आप किसी टॉपिक पर बोलिए, तो उन्हें कोई पेपर चाहिए, यानी कॉपी पेस्ट चाहिए, कुछ नकल चाहिए, और उसी को देखकर वो मॉर्निंग में बोलते हैं। तो ये सब उधार के थॉट्स कहलाए जाते हैं। ये बोझ है, यही आगे चलकर बहुत बड़ा बोझ बन जाता है। और वे जो बोझ है उसको बोध में नहीं बदल पाते, समझ में नहीं बदल पाते, और भूल जाते हैं, फिर रिवाइज करते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर रिवाइज करते हैं, फिर भूल जाते हैं, और ये क्रम उनका क्लास वाइज चलता रहता है। फिर वो पीछे का छोड़ देते हैं, फिर आगे का लर्न करने लग जाते हैं, और इसी को लोग पढ़ाई समझते हैं। बताइए, मैंने जितनी भी प्रॉब्लम्स बताई हैं, क्या इनमें से कुछ प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे हैं? क्या अनम्यूट कीजिए और बताइए। यस सर, कर रहे हैं। जी। यस सर, हम भी कर रहे हैं। हम भी जैसे? करते हैं। जैसे बच्चे होमवर्क नहीं कर पाते या जो भी है, कॉपी कंप्लीट नहीं करते हैं, आंसर सही से दे नहीं पाते, हम लर्न कराने के बाद भी आंसर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। हम्म। रटते हैं सर, किसी भी चीज को समझ के याद नहीं करते, समझ कर याद नहीं करते हैं, और उसको बस रटन विद्या जो होती है ना, वो वाला अपनाते हैं फार्मूला। हम्म। ठीक, हैंडराइटिंग का भी इशू रहता है? सर हैंड राइटिंग का तो हैंड राइटिंग का है सर, फिफ्टी जल्दी जल्दी, परसेंट हमारे यहाँ पे। जल्दी जल्दी करते हैं कि बस काम हो जाए किसी तरह से। यस सर। ओके, मतलब उसको एंजॉय नहीं करते, अपने वर्क को एंजॉय नहीं करते, बस काम पूरा करना चाहते हैं, किसी तरह से ये बर्डन खत्म हो जाए। आज जो हम बताएंगे आपको, आप ऐसे समझ लीजिए, एक होते हैं फूल और एक होती है माला। तो बहुत छोटे छोटे जो प्रयास लोग कर रहे हैं, बहुत सारे इनोवेटर लोग हैं जो प्रयास कर रहे हैं कि हमारे बच्चों का ये सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन हो नहीं रहा है। हो क्यों नहीं रहा है? क्योंकि वो प्रयास टुकड़ों में कर रहे हैं। तो जो फूल होते हैं, फूल अगर आप किसी के ऊपर डालो तो वो सीधे नीचे पैरों में चले जाते हैं, और जो माला होती है वो गले में आ जाती है। ठीक, तो सबके पास में फूल हैं, सबके पास छोटे छोटे सॉल्यूशंस हैं, और हमने उसको एक माला में पिरो दिया है, एक सीरीज बना दी गई है। तो सीरीज, वो सीरीज आज आपको समझनी है। और ये सीरीज अगर आपके पास भी होगी, तो फिर जैसे माला गले में सुशोभित होती है, ऐसे ही ये सारे स्किल्स आपके बच्चों के अंदर होंगे, और सभी को इसका बेनिफिट मिलेगा, और सभी तरह की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन यहाँ मिलने वाला है। पढ़िए इसको, क्या लिखा है, कैसा लग रहा है ये पढ़कर? ये लिखा है सेल्फ स्टडी प्रोसेसिंग मेथड। यानी बच्चा सेल्फ में खुद अगर इस स्टडी को प्रोसेस करना सीख जाए, इस स्टडी, चाहे वो हिंदी है, इंग्लिश है, ऑल सब्जेक्ट का जो स्टडी है, उसको प्रोसेसिंग उसको आ जाए, उसका मेथड उसको आ जाए, वो प्रोसेस करना सीख जाए, उसको वो क्रिएट करना सीख जाए, और उसको वो एक्सप्लोर करना सीख जाए, तो क्या होगा? पढ़ने पढ़ाने का एक ऐसा अद्भुत मेथड जिसमें याद करने की और रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी एक फार्मूला आया था, लिख लीजिए। याद करना वर्सेस समझना। याद करना बिल्कुल डिफरेंट चीज है, और समझना बिल्कुल डिफरेंट चीज है। ये दो रास्ते हैं, अपोजिट रास्ते हैं एक दूसरे के, एक पूरब है एक पश्चिम है, और ये कभी नहीं मिल सकते। या तो बच्चा याद कर रहा होगा या समझ रहा होगा। लिख लीजिए, याद माने टेम्परेरी और समझ माने परमानेंट। याद माने फॉर लाइफ, फॉर एग्जाम टाइम। याद मीन्स फॉर एग्जाम टाइम, लर्न मीन्स फॉर एग्जाम टाइम, और अंडरस्टैंड मीन्स, समझ मीन्स, समझना मीन्स फॉर लाइफ टाइम। तो बिल्कुल दो अलग चीज हैं। या तो हम याद ही कर रहे होंगे या हम समझ रहे होंगे।
हमारे देश के अंदर याद करने के बहुत सारे मेथड बताए जाते हैं। आप गूगल पे सर्च करेंगे, याद करने के तरह तरह के मेथड है, लेकिन समझने का क्या मेथड हो सकता है ये आपको यहाँ पे मिलेगा। और आप भी जानेंगे कि काश ये चीज़ हमें बचपन में मिल गई होती, हम जब पढ़ाई कर रहे थे तब मिल गई होती, तो हमें ये रट्टाफिकेशन नहीं करना पड़ता, याद नहीं करना पड़ता, और भूल भुलैया के जो तरीका है उसे अपनाना नहीं पड़ता। आगे चलते हैं। स्किल्स देन सिलेबस, एक फार्मूला और लिख लीजिए इसके साथ में, स्कूल स्किल्स कॉलेज नॉलेज। स्कूल स्किल कॉलेज नॉलेज, तो स्कूल को पहले स्किल्स सिखाने चाहिए थे और कॉलेज में नॉलेज होना चाहिए था, लेकिन स्कूल्स भी स्किल्स के बजाय नॉलेज पर ज्यादा ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर स्किल्स डेवलप नहीं हो पाते और वो सिलेबस के नॉलेज की तरफ चले जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा भ्रम है, बहुत एक अपोजिट रास्ता है, गलत रास्ता है। और हमें ये समझना है कि हम उसी रास्ते पे चलें या उसको बदलें। तो स्किल्स में आगे बढ़ते हैं हम। कौन कौन से स्किल्स डेवलप होने चाहिए? सबसे पहले सिलेबस की शुरुआत होने से पहले ये सारे स्किल्स बच्चों में होने चाहिए। पहला स्किल है कॉपरेशन स्किल। इसको समझ लेते हैं, कॉपरेशन स्किल क्या है। कॉपरेशन का मतलब है सीखो और सिखाओ। सीखो और सिखाओ, मैं थोड़ा सा आगे दिखा देता हूं आपको किस तरह से होता है कॉपरेशन स्किल। ये है कॉपरेशन स्किल। बच्चे यहां पर मिक्स बच्चे भी बैठे हुए हैं, कोई बच्चा थर्ड का है, कोई सिक्स का भी हो सकता है, कोई फिफ्थ का भी हो सकता है। यह है कॉपरेशन मेथड। बच्चे इस तरीके से ग्रुप में बैठते हैं और इसमें फार्मूला काम करता है सीखो और सिखाओ। एक बच्चा केवल सिर्फ सीखने आता है और एक बच्चा सीखने और सिखाने आता है, तो जाहिर सी बात है जो बच्चा सीखने और सिखाने आता है वो डबल काम कर रहा है और उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी ज्यादा होगा, नॉलेज भी अच्छी होगी और उसका मन भी अच्छा होगा। और जब जो सिर्फ सीखने के लिए आ रहा है वो सिर्फ अपने मतलब के लिए आ रहा है, वो दूसरों को बांटने के लिए नहीं आ रहा है, और जो सीखने और सिखाने आ रहा है वो दूसरों को बांटने के लिए भी आ रहा है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, देखें आप, यहाँ पर टीचर भी हैं और बच्चे भी हैं, बुक्स भी हैं, और टेबल देखिए किस तरह से है। इसको बोलते हैं कॉपरेशन मेथड लगेगा। अगर क्लास के अंदर 40 बच्चे हैं तो 8-8 बच्चों के 5 ग्रुप होंगे और पूरे क्लासरूम में 5 ग्रुप इसी तरीके से बच्चे बैठे होंगे, और टीचर एक कोच की तरह काम करेंगे और बच्चे एक दूसरे को सीखेंगे, सिखाएंगे, एक दूसरे से पूछेंगे, एक दूसरे को बताएंगे, एक दूसरे की कॉपी भी चेक करेंगे। तो ये है कॉपरेशन स्किल, सबसे पहला स्किल। अभी फिर से वापस चलते हैं। दूसरा स्किल है हैंडराइटिंग स्किल। हैंडराइटिंग स्किल, कुछ भी काम शुरू होने से पहले 3 से 4 दिन बच्चों का सिर्फ हैंडराइटिंग स्किल पर काम होना चाहिए। इंग्लिश का हैंडराइटिंग, हिंदी का हैंडराइटिंग, मैथ का हैंडराइटिंग। और जब हैंडराइटिंग स्किल्स में बच्चे एक्सपर्ट हो जाते हैं तो वे एक अच्छे ट्रेनर बन जाते हैं। इसमें भी कॉपरेशन स्किल काम करेगा और बच्चे एक दूसरे को सीखेंगे, सिखाएंगे। तो ये मेथड यहाँ पर दिया जाता है, ये स्किल्स दिए जाते हैं। सबसे पहले टीचर्स को ये सारे स्किल्स यहाँ सिखाए जाते हैं और इसका ट्रेनिंग होता है 3 दिन में। सभी टीचर का हैंडराइटिंग एक जैसा हो सकता है और सभी बच्चों का हैंडराइटिंग सिर्फ 3 से 4 दिन में एक जैसा हो सकता है, ऐसा मेथड यहाँ पर सिखाया जाता है ट्रेनिंग में। तीसरे नंबर पर है रीडिंग स्किल। बच्चे को अगर रीडिंग नहीं आता है तो आगे फिर चैप्टर समझाने का कोई मतलब बनता नहीं है। सबसे पहले उसको रीडिंग आना चाहिए। और रीडिंग में दो चीजें होती हैं, एक होता है रीडिंग इन स्लो, एक होता है रीडिंग इन फ्लो। तो फ्लो में जो बच्चे रीडिंग कर सकते हैं तो वो आगे जाने के लिए, आगे दूसरे स्किल्स को सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जिन बेचारों को, जिन बच्चों को रीडिंग स्किल में प्रॉब्लम आता है, वो अटक अटक कर बोलते हैं, वो स्लो बोलते हैं, वो फ्लो में नहीं बोलते हैं, तो उनके अंदर एक हेजिटेशन, एक फियर हमेशा बना रहता है। तो इस पर पहले काम करने की जरूरत है सिलेबस शुरू कराने से पहले। इसके बाद आता है विजुअलाइजेशन स्किल। ये सारे स्किल्स यहाँ पर टीचर्स को सिखाए जाएंगे और फिर टीचर्स के थ्रू बच्चों को सिखाए जाएंगे। और हमारे यहाँ पर ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है टीचर्स की और ऑफलाइन होती है टीचर्स के साथ बच्चों की। इसको समझ लीजिए, ये जितने भी स्किल्स आपके सामने आ रहे हैं ये 10 से 15 दिन, 15 से 20 दिन लगेंगे टीचर्स को सीखने में। इसका सबका प्रैक्टिकल होगा। आज मैं आपको थ्योरेटिकल बता रहा हूं। अगर आप लोग ट्रेनिंग
लेना चाहेंगे तो फिर इसका प्रैक्टिकल कराया जाएगा आपको। हर टीचर्स को इन सभी स्किल्स में ऑलराउंडर बनाया जाएगा। और ये सारे स्किल्स जिस भी टीचर ने सीख लिए वो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ सकता है, पढ़ा सकता है, समझ सकता है, और उस पूरे ऑलराउंडर बन सकता है। ऑल सब्जेक्ट का वो ऑलराउंडर बन सकता है। काफी बार आपने सुना होगा कि कोई मैथ के टीचर है, कोई साइंस के टीचर हैं, एक्चुअली किसी एक सब्जेक्ट का टीचर नहीं होता। टीचर वो होता है जिसके पास ऑल सब्जेक्ट को प्रोसेस करने का मेथड होता है। रीडिंग स्किल, तो रीडिंग स्किल 3 से 4 दिन में आप किसी भी बच्चे को रीडिंग कैसे सिखा सकते हो, इनका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहे वो ले सकते हैं। ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर है विजुअलाइजेशन स्किल को समझ लेते हैं। विजुअलाइजेशन क्या है? तो बुक के अंदर क्या होता है कि थ्योरी होती है, उस थ्योरी को पढ़ करके, सेंटेंस को पढ़ करके, वाक्य को पढ़ करके, उस शब्द को पढ़ करके हमारे माइंड के अंदर पिक्चर बन जाए। कुछ भी सुनकर या पढ़कर हमारे माइंड में जो पिक्चर बनती है उसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन स्किल। विजुअल बनता है, पिक्चर्स बनती है, उसको इमेजिनेशन स्किल भी बोल देते हैं, थिंकिंग स्किल भी बोलते हैं। ये नाम अलग अलग हैं, विजुअलाइजेशन, थिंकिंग और इमेजिनेशन, और हमारे माइंड में पिक्चर्स का बनना, लेकिन काम एक ही है। कुछ भी हमने सुना, पढ़ा, देखा, छुआ, चखा और हमारे माइंड में पिक्चर बन गया, विजुअल बन गया, उसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन स्किल। इसके बाद क्या होता है? पिक्चराइजेशन स्किल। अभी माइंड में पिक्चर तो बन गया कुछ भी पढ़ करके, कुछ भी सुन करके, लेकिन हमसे पेपर पे नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि विजुअलाइजेशन स्किल तो ठीक है, लेकिन पिक्चराइजेशन स्किल पर काम नहीं हुआ है। तो पिक्चराइजेशन स्किल क्या है? जो भी माइंड में पिक्चर्स बनी है, विजुअल बना है, उसको वो कॉपी पे बना दे, पेन से बना दे, और पेंसिल से बना दे, बोर्ड पे बना दे, कहीं भी बना दे, तो इसको बोलेंगे उसको पिक्चराइजेशन स्किल पर उसने काम किया है, और वो पिक्चराइजेशन स्किल का एक्सपर्ट है। इसके बाद आता है क्वेश्चन मेकिंग स्किल। बच्चे क्या करते हैं? दूसरों के क्वेश्चन आंसर लर्न करते हैं। टीचर ने, एग्जामिनर ने या राइटर ने जो चैप्टर बनाए हैं उसके क्वेश्चन आंसर लिखा दिए गए हैं, उसको कॉपी पेस्ट कर रहा है। तो उसका ना क्वेश्चन भी उसका नहीं है, आंसर भी उसका नहीं है, वो सब उधार की नॉलेज है। और उधार माने होता है ऋण, उधार माने होता है लोन, और ऋण माने होता है बोझ, और ऋण माने होता है नेगेटिव, और नेगेटिव को बोलते हैं नेगेटिविटी। तभी बच्चे के अंदर बोझ रूपी नेगेटिविटी भर जाती है, क्योंकि वो जो पढ़ाई कर रहा है वो उसकी अपनी नहीं है, वो बोध वाला रास्ता नहीं है, वो बोझ वाला रास्ता है, क्योंकि वो दूसरों के क्वेश्चन आंसर लर्न कर रहा है, वो खुद के क्वेश्चंस नहीं बना रहा है। तो यहाँ पर 12 तरीके के क्वेश्चन होते हैं, व्हाट से, हाउ से, व्हेन से, हाउ मेनी से, वाई से, सभी तरह के क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। उनको कैसे क्रिएट करेगा बच्चा? हर बच्चा अपने क्वेश्चंस बनाएगा। इस पर हम अभी आगे बात करेंगे, पहले हम शॉर्ट में समझ लेते हैं ये स्किल्स क्या हैं और ये कैसे काम करते हैं। तो बच्चे को क्वेश्चंस मेकिंग स्किल सिखाया जाता है। हर स्किल में 1 से 3 दिन का समय लगता है। जैसे कॉपरेशन स्किल 1 घंटे में उसको आ जाता है, कॉपरेट करना। बहुत खुश होते हैं बच्चे जब वो कॉपरेशन वाले स्किल में काम करते हैं। तो उनके माइंड से कंपटीशन यानी झगड़ा, एक दूसरे को पीछे खींचना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे से आगे निकलना, तो ये सब चीजें वो छोड़ देते हैं। लेकिन कॉपरेशन में क्या होता है? एक दूसरे की मदद करना है। जीतेंगे तो सब जीतेंगे, करेंगे तो सब करेंगे, हैंड राइटिंग सबका बढ़िया, रीडिंग सबको आना चाहिए, पिक्चराइजेशन सबको आना चाहिए, विजुअलाइजेशन सब कुछ सबको आना चाहिए, ऐसी भावना आ जाती है कॉपरेशन से। दूसरे नंबर पर राइटिंग स्किल, 3 दिन लगते हैं इसके अंदर, पूरे स्कूल का हैंड राइटिंग एक जैसा हो जाता है। रीडिंग स्किल 3 से 4 दिन लगते हैं उन बच्चों को जिनको रीडिंग नहीं आता है। जिनको आता है तो बहुत अच्छा है, जिनको नहीं आता ये रीडिंग स्किल उनके लिए है। विजुअलाइजेशन स्किल सभी बच्चों को सीखना होता है। कोई भी स्टोरी को पढ़कर सुनकर विजुअलाइज करना है, सेंटेंस को पढ़कर सुनकर विजुअलाइज करना है, और साइंस के टॉपिक को पढ़कर, खुद पढ़कर कैसे विजुअलाइज करेंगे, वो विजुअलाइजेशन स्किल है। पिक्चराइजेशन माने माइंड में पिक्चर्स बन गया, वो कॉपी पर पिक्चर्स बना रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन मेकिंग, मैक्सिमम क्वेश्चंस वो कैसे बनाएंगे, इसका स्किल। इसके बाद आंसर मेकिंग, जब क्वेश्चंस उनके हैं तो आंसर भी उनके ही होंगे, इसमें टीचर्स का कोई हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद आता है एक्सप्लेनेशन स्किल। एक्सप्लेनेशन स्किल क्या है? सबसे पहले बच्चा खुद को सुनाएगा, सेल्फ को सुनाएगा। इसके बाद वो अपने जो टीम है, टीम मेंबर्स को सुनाएगा, एक्सप्लेन करेगा। इसके बाद वो टीचर्स को एक्सप्लेन करेगा। इसके बाद वो बोर्ड पर बना करके एक्सप्लेन करेगा, उसका वीडियो रिकॉर्ड होगा। तो ये एक्सप्लेनेशन स्किल है, प्रेजेंटेशन स्किल है, ताकि उसको किसी चीज के सामने अपने जो टॉपिक है उसको एक्सप्लेन करने में कभी घबराहट ना हो। इसके बाद आता है ट्रांसलेशन स्किल। ट्रांसलेशन स्किल क्या है? हमारे देश के अंदर 2 लैंग्वेज चलती हैं कहीं पर भी,
एक चलती है हिंदी और एक चलती है इंग्लिश। लेकिन बच्चों के साथ क्या हो गया है, अधिकतर स्कूल्स में जो हमने देखा है, अभी तक हम लगभग 15 स्टेट्स में काम कर रहे हैं और 200 से ज्यादा स्कूल्स में हम लोग गए हैं। तो हमने देखा है वहां पर बच्चों को ना तो हिंदी पर ही ज्यादा से पकड़ है, गहराई से पकड़ है, और ना ही इंग्लिश पर पकड़ है। वो ना इधर के रहे हैं ना इधर के रहे हैं, आधा अधूरा काम हुआ है। क्यों? क्योंकि बच्चे इंग्लिश में रट्टाफिकेशन करते हैं और हिंदी वो पढ़ना नहीं चाहते। हिंदी को बहुत छोटा बता दिया गया और इंग्लिश को इतना बड़ा बता दिया गया कि उनके हाथ नहीं आ रहा हो, और हिंदी को इतना छोटा बता दिया गया कि उधर वो देखना नहीं चाहते हैं, उनकी जो है इच्छा ही नहीं होती। तो ना वो हिंदी के रहे ना इंग्लिश के रहे। ट्रांसलेशन क्या कहता है? ट्रांसलेशन कहता है आपको सबसे पहले हिंदी के चैप्टर बनाने हैं, हिंदी की बुक से चैप्टर बनाने हैं, इसके बाद में आपको ट्रांसलेशन सीखना है, हिंदी को इंग्लिश में और इंग्लिश को हिंदी में बदलना। जनरली हम स्कूलों में एक बात पूछा करते हैं कि थर्ड से लेकर ऊपर के तक की, हम 12th तक की बात करें तो आपके कितने परसेंट बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें ट्रांसलेशन आता होगा? तो वो बोलते हैं 10% या 20% बच्चे ऐसे हैं। तो हम पूछते हैं कि जब अगर 20% बच्चे सिर्फ ऐसे हैं, तो जो 80% बच्चे ऐसे जो ये ट्रांसलेशन नहीं जानते हैं, तो वो करते क्या है? बोले सर उनको टीचर्स क्या करते हैं कि चैप्टर समझा देते हैं और सोच लेते हैं कि बच्चों को समझ में आ गया होगा, और टीचर समझाने के बाद पूछते हैं बेटा समझ में आ गया, तो एक दो बच्चों को आ जाता है और बाकी बच्चे उनके हाँ में हाँ मिला देते हैं कि हमको भी आ गया। टीचर वहां पर उस समय तो चेक करने का उनके पास 40 मिनट का टाइम होता है, तो वो चेक नहीं कर पाते कि भाई बच्चे को आया या नहीं आता आया, और वो कंफ्यूजन में ये मान लेते हैं कि उन्हें आ गया होगा। ऐसा सोच लेते हैं आ गया होगा, बच्चे को झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि बच्चों को वर्चुअल आया होता है, वर्चुअल और एक्चुअल। एक और लिख लीजिए, वर्चुअल अंडरस्टैंडिंग वर्सेस एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। वर्चुअल में उनको लगता है, वर्चुअल में क्या होता है, उनको लगता है, और एक्चुअल में होता है। तो होता नहीं है, उनको लगता है कि हमें समझ में आ गया, और टीचर को भी वर्चुअली लगता है कि बच्चों को समझ में आ गया होगा। वो टीचर एक्सप्लेन करते हैं और बच्चे उसको सुनते हैं, या कुछ उनको विजुअल दिखाए जाते हैं और बच्चे ऑडियंस की तरह देखते हैं, और उन्हें टीचर्स को लगता है कि बच्चों को समझ में आ गया। इसको बोलते हैं वर्चुअल अंडरस्टैंडिंग, सपनों की दुनिया। अगर टीचर उसी समय पूछ लें कि बेटा जिन जिनको समझ में आ गया वो जरा बोर्ड पर आ जाओ और इसको पिक्चराइजेशन करके और जरा हमें समझा दो, तो हमको पता चल जाएगा कि वो सपनों की दुनिया थी, वो ख्वाब थे, और 2 मिनट में वो टूट जाएंगे। लेकिन कभी टीचर ऐसा करते नहीं है कि वो कहें कि आकर के और खुद बना करके आप समझा दो, क्योंकि उन्हें पता होता है ये वर्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, ये सिर्फ सपनों की दुनिया है, वास्तविक तक तो कुछ और है, इसलिए वो इसको कंटिन्यू चलने देते। जो ट्रांसलेशन स्किल है उसके अंदर है दोनों लैंग्वेज, यानी हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, ये आपको आना चाहिए। नोट कर लीजिए, 4 तरह का ट्रांसलेशन होता है। पहले नंबर पर आता है हिंदी टू हिंदी। हिंदी टू हिंदी क्या है कि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं हिंदी में कि जिनका मीनिंग बच्चों को नहीं पता होता, तो होता है हिंदी टू हिंदी। दूसरे नंबर पर लिखिए इंग्लिश टू हिंदी। इंग्लिश को पढ़ करके और माइंड में हमारे वो सारा विजुअल हो जाए, क्लियर हो जाए, तो उसको बोलते हैं इंग्लिश टू हिंदी, क्योंकि हिंदी बच्चों को अच्छे से समझ में आता है अगर वो हिंदी भाषी हैं तो। तीसरे नंबर पर आता है हिंदी टू इंग्लिश, कि अगर कुछ भी हिंदी में लिखा है, हिंदी में किसी ने बोला है, या हमें हिंदी में पता है, उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दें, उसको बोलते हैं हिंदी टू इंग्लिश। और इसके बाद आता है इंग्लिश टू इंग्लिश, क्या हमने इंग्लिश में पढ़ा है वो चीज हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट होती, वो ट्रांसलेट ही है, लेकिन उसको हमें इंग्लिश टू इंग्लिश बोलते हैं। 4 तरह के ट्रांसलेशन होते हैं, ये बच्चों को आने चाहिए। ये कैसे आएंगे, इसका मेथड यहां पर सिखाया जाएगा, सिखाया जाता है। फिर आता है वीडियो मेकिंग स्किल। अब वीडियो मेकिंग में लिख लीजिए ऑडियंस वर्सेस डायरेक्टर। या तो बच्चों को आप डायरेक्टर बना दीजिए, कंटेंट क्रिएटर बना दीजिए, नहीं तो दुनिया उनको ऑडियंस बना देगी, वीडियो देखने वाला बना देगी। वीडियो का जमाना है, या तो देखो या बनाओ। जो बच्चे बनाते हैं वो डायरेक्टर बनते हैं, और जो नहीं बनाते हैं वो ऑडियंस बनते हैं। दिन भर रील देखते रहते हैं, दूसरों की जिंदगी देखते रहते हैं, क्योंकि वो खुद वीडियो बनाने से डरते हैं। तो वीडियो मेकिंग क्या है, यहाँ पर हर टॉपिक का बच्चे वीडियोस बनाते हैं। स्कूल में वीडियो बनते हैं और घर पर भी वीडियो बनते हैं। आप लोगों ने, हमने भेजा था कुछ वीडियोस, अगर आपने देखे होंगे, तो यहाँ पर हर जितने भी स्कूल्स हमारे साथ जुड़े हैं उन सारे बच्चों का वीडियो बनता है डेली वर्क का, और वो वीडियोस पेरेंट्स को भेजे जाते हैं। वीडियो मेकिंग। इसके बाद आता है प्रोजेक्ट मेकिंग स्किल और प्रेजेंटेशन स्किल। हम ये सोचते हैं कि सिर्फ साइंस में प्रोजेक्ट होता है, बिल्कुल नहीं, हर काम एक प्रोजेक्ट है। हम यहाँ पर अभी बोल रहे हैं ये भी एक प्रोजेक्ट है, आप बैठे हैं प्रोजेक्ट है, आप लिख रहे हैं प्रोजेक्ट है, आप खाना खा रहे हैं वो भी एक प्रोजेक्ट है,
आप कहीं जा रहे हैं वो भी एक प्रोजेक्ट है, आप गाड़ी चला रहे हैं वो भी एक प्रोजेक्ट है, आप किसी से बात कर रहे हैं वो भी एक प्रोजेक्ट ही है। तो बच्चों को हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस ऑल सब्जेक्ट में कैसे हर टॉपिक का प्रोजेक्ट बनाएंगे, उस लायक उनको बनाया जाता है। उसका प्रेजेंटेशन वो कैसे करेंगे उस लायक बनाया जाता है। इससे फायदा क्या होता है, वो हर काम को एक प्रोजेक्ट समझकर काम करता है। वो किसी काम को स्पेशल नहीं मानता, वो जनरल मानता है कि सारे काम एक प्रोजेक्ट है। तो इस तरह से ये सारे स्किल्स डेवलप कराए जाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है, जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही हैं उसकी जो वजह है वो है स्टडी मेमोराइजिंग वर्सेज स्टडी प्रोसेसिंग। ये दो बिल्कुल पूरब और पश्चिम वाले रास्ते हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक गलत है एक सही है। हमें समझना होगा और छोड़ना होगा उस रास्ते को जो गलत है। इनमें से कोई बता सकते हैं आप में से कौन सा रास्ता गलत है, मेमोराइजिंग वाला या प्रोसेसिंग वाला, कौन सा सही है, किसके समझ में आ रहा है, एक गलत एक सही है? सर और स्टडी मेमोराइजिंग वाला वो गलत है। क्यों? सर मेमोराइजिंग मतलब उसको याद करना, और प्रोसेसिंग में एक्सप्लेन करना यानी कि समझाना। हम्म ठीक है। मैं तो याद करने में क्या प्रॉब्लम है? पूरी दुनिया याद कर रही है, हम भी तो याद ही सर करते हैं। याद करने में वो रट लगाने से उनको याद नहीं रहता, वो टेम्पररी है एक तरीके से। खाना लिख लीजिए, मेमोराइजिंग माने पढ़ाई को खाना, लर्न करना। और पढ़ाई को चार तरीके से खाया जा सकता है। पहले नंबर पर लेक्चर सुनकर, लेक्चर सुनकर पढ़ाई को खाया जा सकता है, फीड किया जा सकता है। फीडिंग मेथड भी बोल देते हैं इसको, पढ़ाई को खाना भी बोल देते हैं, माइंड को भरना भी बोल देते हैं, बोझ उठाना भी बोल देते हैं, लर्न करना भी बोल देते हैं, रिवाइज करना भी बोल देते हैं। बहुत सारे नाम हैं इसके। तो चार तरीके होते हैं इसके। पहले नंबर पर होता है सुनकर, लेक्चर सुनकर। दूसरे नंबर पर होता है देखकर, वीडियो देखकर। तीसरे नंबर पर होता है बार बार पढ़कर, बार बार पढ़कर। चौथे नंबर पर होता है बार बार लिखकर। काफी टीचर्स बोलते हैं इसको 5 बार लिख लो आपको याद हो जाएगा, काफी बोलते हैं इसको 4 बार सुन लो याद हो जाएगा, काफी बोलते हैं 6-7 बार इसको पढ़ लो याद हो जाएगा। ठीक है। तो ये सब रट्टाफिकेशन के तरीके हैं, उसको रट्टाफिकेशन भी बोल देते हैं। लर्न करना, रिवाइज करना, रट्टा लगाना, लेक्चर सुनना और वीडियो देखना, बार बार एक ही चीज के बार बार पढ़ना, ये सब मेमोराइजिंग के तरीके हैं। अब लिखिए प्रोसेसिंग क्या चीज है। प्रोसेसिंग क्या चीज है, इसको समझने के लिए चार चीजें लिखिए। जो भी बुक आप पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, उसमें 4 कंपोनेंट्स होते हैं। नोट कीजिए 4 कंपोनेंट्स। नंबर वन लिखिए थ्योरी। दूसरा लिखिए पिक्चर्स फॉर्मेट, पिक्चर्स फॉर्मेट। तीसरे नंबर पर लिखिए एग्जाम्पल्स। और फोर्थ नंबर पर लिखिए एक्सरसाइज यानी क्वेश्चंस। थ्योरी, पिक्चर, एग्जाम्पल एंड क्वेश्चंस। ये 4 कंपोनेंट्स आपको किसी भी बुक में मिलेंगे। अब हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो इसको मेमोराइज करा दो, रट्टा लगवा दो, लर्न करवा दो, रिवाइज करा दो, बार बार उसको पढ़ने के लिए बोलो, बार बार लिखने के लिए बोलो, बार बार सुनने के लिए बोलो, या बार बार प्रोजेक्टर पर उसका वीडियो दिखाओ। तो ये रट्टाफिकेशन हो जाएगा। मेमोराइजिंग का ये तरीका है। मेमोराइजिंग का मतलब है कुछ भी बार बार सुनना, पढ़ना, लिखना और देखना। ये चार तरीके होते हैं रट्टाफिकेशन के। तो थ्योरी, पिक्चर, एग्जाम्पल और क्वेश्चंस। अब लिखिए इसके अंदर 3 लोग हैं, 3 लोग हैं, 3 लोगों का वर्क है। राइटर, टीचर, स्टूडेंट। राइटर, टीचर, स्टूडेंट। राइटर कौन है? जिन्होंने वो बुक लिखी है। राइटर कौन है? जिन्होंने वो टॉपिक लिखा है। कहां से लिखा उन्होंने? राइटर कैसे बनते हैं? राइटर बनते हैं बहुत सारी जगहों से, वो पढ़ते हैं, उसका वो पिक्चर्स बनाते हैं, पूरी सारी चीजों को समझते हैं। और वो समझते कैसे हैं उस पर हम बात करेंगे, वो स्टडी प्रोसेसिंग है। तो जो स्टडी प्रोसेसिंग करता है वो राइटर बनता है। जो भी स्टडी प्रोसेसिंग करेगा वो राइटर बनेगा ही बनेगा। या जो भी राइटर बने उन्होंने स्टडी को प्रोसेस करके ही वो राइटर बने होंगे। चाहे इस नाम को उन्हें पता हो कि नहीं पता हो कि मैंने स्टडी को प्रोसेस किया है कि नहीं किया है, लेकिन उन्होंने स्टडी प्रोसेस ही किया होगा तो वो राइटर बनेंगे। और जिन्होंने मेमोराइज किया है वो राइटर नहीं बन सकते, उनसे टॉपिक को प्रोसेस करना नहीं आएगा। तो राइटर। दूसरे नंबर पर आते हैं टीचर्स। टीचर कौन होते हैं? जो एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं।
और तीसरे नंबर पर आते हैं स्टूडेंट, जो कि ग्रैब करते हैं, खाते हैं, फीड करते हैं, लर्न करते हैं, याद करते हैं, रटा लगाते हैं। ठीक है, तो तीन लोग हो गए इसमें, राइटर, टीचर, स्टूडेंट। तीनों के क्या क्या काम है? अब शुद्ध भाषा में लिखिए। राइटर चारों चीजों को बनाते हैं, टीचर परोसते हैं, और बच्चे, राइटर बनाने वाले, टीचर परोसने वाले, और बच्चे, हलवा किसने बनाया? राइटर ने। परोसा किसने? टीचर ने। टीचर ने। तो बच्चों ने क्या किया? खाया। खा लिया। कुछ यहां पे वहां पे खाने के लिए कहा जाता है, और फिर होमवर्क नाम के टिफिन बांध कर दे दिए जाते हैं, कहाँ के लिए? घर के लिए। घर के लिए। और मम्मी के लिए बोल दिया जाता है, पेरेंट्स के लिए, कि इसको अपने सामने खिलाना, माने लर्न कराना। अब जो कुछ मम्मी ऐसी होती हैं, कुछ मदर ऐसी होती हैं कि जो अपने सामने उसको लर्न करा देती हैं, और जो नहीं करा पाती हैं वो ट्यूशन लगा देती हैं, और पीछे से फोन कर देती हैं कि ये मेरे हाथ से खाता नहीं है, मेरे सामने लर्न करता नहीं है, इसको लर्न होता नहीं है, इसे ठीक से लर्न कराना, भले ही 100 रुपए। अच्छा था। हाँ जी, भले भले ही 100-200 रुपए ज्यादा ले लेना। ज्यादा ले लेना। और ये गेम बच्चे को पता नहीं है। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं हाँ। पता है। ठीक, पूरे हिंदुस्तान में ही हो रहा है ऐसा। करेक्ट सर। हाँ जी। Correct, sir. All the parents now know same involved actually involvement is going on. Same thing. यस। तो ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे साथ भी यही हुआ है सर। यही हुआ है। ऐसा ही हमारे हुआ साथ हमारे भी तो साथ। हमारी मम्मी ने यही किया, और क्या किया फिर? या तो खुद लर्न कराया, अभी आधे घंटे में लर्न करके सुना, और नहीं तो पिटेगा बेटा, है ना, नहीं तो ट्यूशन वाले के पास भेज दिया। तो दो ही रास्ते होते हैं। ठीक। और इसको एक, अब यहां फार्मूला लगता है, बदला वर्सेस बदलाव। बदला वर्सेस बदलाव। अगर हमारे साथ जो भी कुछ हुआ है वो हम बच्चों के साथ कर रहे हैं, तो ये कहलाएगा बदला। और अगर हम ये समझ गए, हमारी अंतरात्मा जाग गई, हमें आत्मज्ञान हो गया, तो हम कहेंगे कि हमारे साथ जो भी कुछ हुआ वो गलत था। अगर ये समझ में आ गया, जितने टीचर्स ये कहने के लिए तैयार हैं, उनके अंदर से ये आवाज आ रही है कि हमारे साथ गलत हुआ है, हमारे साथ गलत हुआ था, तो उनके अंदर से एक आवाज आएगी, अब हमें बदला नहीं लेना है, क्या लाना है? बदलाव, चेंज। चेंज। ठीक, हमारे साथ जो चैलेंज हुआ वो बच्चों के सामने चैलेंज हम नहीं आने देंगे। हम लाएंगे चैलेंज की जगह चेंज। तो एक फार्मूला और लिख लीजिए, चैलेंज वर्सेस चेंज। कि जो चैलेंज हमने फेस किए, तो हम उसको चेंज चेंज कर देंगे, हम बच्चों के सामने चैलेंज नहीं आने देंगे। ठीक। और एक फार्मूला लिख लीजिए मेमोराइजिंग में, रट रट। लिखिए, रट रट। अब इसको उल्टा पढ़िए जरा, कौन पढ़ेगा? रट रट लिखो पहले, और इसको उल्टा पढ़ो जरा इसको। टर टर सर। हाँ, तो फार्मूला लिख लीजिए, रट रट वर्सेज टर टर। जो भी 20 साल तक, लिख लीजिए 20 साल प्लस 80 साल, जो भी 20 साल की उम्र तक पढ़ाई में रट रट करेगा, जिसे रट्टाफिकेशन अच्छा लगेगा, वो 80 साल उसके मन में ओवर थिंकिंग टर 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 चलती रहेगी। अब इससे आपको ये पता चलेगा कि भारत में जो ओवर थिंकिंग की बीमारी है उसकी जड़ क्या है। वो जो मन में चलता रहता है ना, टर टर टर, उसी रटना। रटना, क्रैमिंग। हाँ, ये जो या क्रैमिंग है, ये जो रट्टाफिकेशन है, ये इस बात का दोषी है, ये मेथड दोषी है। तो ठीक हो जाए तो टर टर ठीक हो जाए। टर टर लिखिए, कितनी तरह का होता है? पहला तरह होता है मन में चलता है, मन में चीजें चलती रहती हैं, हम लेटे हैं, सो रहे हैं, सपने देख रहे हैं, वो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, हमारी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है, हम डिप्रेस हो जाते हैं, हम निराशावादी हो जाते हैं, और किसी को नहीं पता चल पाता ये हो क्या रहा है, क्योंकि वो बाहर नहीं चल रहा, अंदर चल रहा। ये पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में क्या होता है? हम बड़बड़ाने लग जाते हैं। किस तरह से बड़बड़ाते हैं? वहाँ जाना था, ये भी करना था, ये भी करना था, फिर पता नहीं क्या करूँ। हम कार चला रहे हैं तब भी, गाड़ी चला रहे हैं तब भी, साइकिल चला रहे हैं तब भी, हम रोटी बना रहे हैं तब भी, रोटी खा रहे हैं तब भी,
मन में चल रहा है, थोड़ा थोड़ा बड़बड़ा रहा है। कोई पूछेगा हमसे क्या हुआ, बोले नो नो कुछ नहीं, नथिंग, कुछ नहीं। इसके बाद क्या होता है, फिर हम तेज तेज बड़बड़ाने लग जाते हैं। हम कहते हैं कि मेरी बात सुनो आप, वो दूसरे की बात सुनना बंद कर देता है। नोट कर लीजिए, पहला सिम्टम है, जो भी रट्टाफिकेशन करेगा वो दूसरों की बात सुनना पसंद नहीं करेगा। और क्यों? क्योंकि उसके पास सुनने के लिए अंदर जगह ही नहीं बची है, अंदर प्रोसेस करने के लिए जगह ही नहीं बची है। बीमारियों की जड़ है स्टडी मेमोराइजिंग। लेकिन लोगों को अभी पता नहीं है, धीरे धीरे सबको पता चल रहा है। और जिस दिन ये पता चलेगा उस दिन मेमोराइजिंग को लोग छोड़ देंगे। ठीक है। इसके बाद क्या आता है, फिर लोग रोने लग जाते हैं। तो जिसको भी बार बार रोना आता है, तो आप चेक करेंगे उसको तो आपको पता चलेगा इन्होंने रट्टाफिकेशन बहुत ज्यादा किया था। बहुत ज्यादा। जिसे भी बार बार रोना आता है आप नोट कर लीजिएगा। लेकिन इसको ठीक किया जा सकता है, ये मैं सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूं आगे। इसके अलावा जो भी चिल्ला रहा है, बात बात में जो चिल्लाता है, ठीक है, तो उसने भी रट्टाफिकेशन बहुत किया है। जिसने भी मेमोराइजिंग ज्यादा किया है, वो टीचर हो, मम्मी हो, पेरेंट्स हो, पापा हो, चाचा हो, बड़ा भाई हो, बड़ी बहन हो, कोई भी हो, जो भी रट्टाफिकेशन का हिमायती रहा होगा, रट्टाफिकेशन के सपोर्ट में उसने समर्पण कर दिया होगा, रट्टाफिकेशन जिसको अच्छा लगा होगा, जिसने रट्टाफिकेशन का विरोध नहीं किया, वो चिल्लाएगा जरूर। आप चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल ओपन है, चेक कर लीजिए कि जो चिल्लाता हुआ आपको मिले, रोता हुआ ज्यादा मिले, बार बार बात बात पे उसे आंसू आ जाते हैं, बार बार पे उसे रोना आ जाता है, वो अपनी बात को बोल नहीं पाता, एक्सप्रेस नहीं कर पाता, या मन मन में उसके ओवर थिंकिंग चलती है, तो आप उससे पूछें कि याद करना आपको अच्छा लगता था या नहीं। और आपको जानकर हैरत होगी कि उनके नंबर 80% से ज्यादा आए थे। अगर वो पढ़े लिखे हैं, 80% से ज्यादा आए थे। अनपढ़ लोग ओवर थिंकिंग के शिकार, अनपढ़ लोग ओवर थिंकिंग के शिकार नहीं होते। नहीं होते। ये है राज की बात। अनपढ़ आदमी नहीं मिलेगा, वो तो बिल्कुल दिन भर काम करेगा, आराम से सोएगा, उससे मतलब ही नहीं है। ये ओवर थिंकिंग के शिकार कौन है? ये 80% से ऊपर वाले लोग हैं। 80% नंबर ज्यादा कैसे आए उसके? रट रट कर, रट रट रट। अब मुझे क्यों इतनी गहराई से जानकारी है? क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं फर्स्ट आने वाले बच्चों में से ही था। सब रट लेता था मैं, बिल्कुल फर्स्ट आना चाहिए। तो मैं जब बीएससी कर रहा था तब मैं डिप्रेशन में गया। और आप यकीन नहीं करेंगे, 6 महीने तक मैं घर से नहीं निकला, इतना डर गया था। इतना ओवर थिंकिंग, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ठीक, ये 25 साल पुरानी बात है, तो 30 साल पुरानी बात है लगभग। तब जाके ये सब कुछ प्रोसेस करते 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 यहां तक हम पहुंचे हैं। तब मैंने कसम खाई कि जो मेरे साथ हुआ, मैं अपने बच्चों के साथ ऐसा होने नहीं दूंगा। तो ये प्रोसेस मैंने अपने बच्चों के लिए बनाया था। ठीक, मेरे 3 बेटे हैं। लेकिन जब मैंने उनको ये चीजें सिखाई, ये सारी चीजें उनको जब आ गई, तब करुणा जागृत हुई कि ये पूरे हिंदुस्तान के नहीं, पूरे वर्ल्ड के, संसार के बच्चे भी तो अपने ही हैं। बस तब से हम इसको बांटने में लगे हुए हैं। ठीक, और अब तक लगभग 40 से 50 स्कूल इस मेथड को अपना चुके हैं, समझ चुके हैं कि वो गलत है। जिसने स्वीकार, एक और लिख लीजिए, स्वीकार वर्सेस सुधार। जो भी स्वीकार कर लेगा वही सुधार के लिए तैयार होगा, जो स्वीकार नहीं करेगा उससे सुधार की उम्मीद नहीं की जा सकती। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी। ये सर मैं कह रही हूँ कि आप टीचर के बिना, आप ये कहना चाह रहे हैं कि टीचर के बिना अपने आप से बच्चा करे तो उसमें उसको ज्यादा लगेगा कि मुझे अच्छा आ रहा है, लेकिन पेरेंट्स का ऑब्जेक्शन आ जाएगा कि ना बिना टीचर के बच्चे को आप बिठा रखा है और बच्चे खुद से कर रहे हैं, तो फिर टीचर का आपके स्कूल में भेजने का क्या मतलब अभी इसको कहते हैं किसी भी बात का गलत अर्थ लगाना। यहां पर कौन कौन दिखाई दे रहा है आपको? है? बच्चे और बीच में टीचर्स दिख रहे हैं। तो आप ये बच्चे बात और एक तो टीचर दिख रहे आपने हैं। अनुमान क्यों लगाया, कैसे लगाया कि टीचर के बिना? नहीं, टीचर का आपने काम, शुरू में अभी समझिए, आपने शुरू। अभी समझिए, बात को समझिए। हम्म। एक है किसी को ड्राइवर बनाना है या सवारी बनाना है। अगर बच्चों को सवारी बनाना है, बहुत गौर से सुनिए, बच्चों को सवारी बनाना है तो हैंडल टीचर को दीजिए और पीछे बच्चे बैठ जाएंगे, वो सवारी बने। अगर आपको बच्चों को ड्राइवर बनाना है पढ़ाई का, तो हैंडल बच्चों को दीजिए और कैरियर पीछे से बैक सपोर्ट टीचर करेगा। अब हमने ये नहीं कहा कि टीचर नहीं रहेगा, हमने कहा फ्रंट सपोर्ट टीचर नहीं करेगा, बैक सपोर्ट टीचर करेगा। अब बताइए कि टीचर का रोल क्यों नहीं है?
नहीं, टीचर का रोल तो है सर, आप कह हाँ रहे हैं ना लेकिन जैसे रोल कि बदल चार गया है, रोल बदल गया, बहुत ध्यान से देखिए, रोल रोल बदल गए, बदल गया। बदल अब गए। बताइए, टीचर के हाथ में हैंडल ठीक है या टीचर के हाथ में कैरियर, अगर उसको ड्राइवर बनाना है बच्चों को तो? नहीं, टीचर टीचर के हाथ में करियर ठीक है, पर मैं एक मिनट जैसे एक मिनट आपके एक मिनट एक मिनट, ठीक है तो फिर लेकिन किंतु परंतु नहीं। नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन किंतु परंतु ठीक अगर लग रहा है तो इसका मतलब पहला सेंटेंस में हम सेटिस्फाई नहीं है कि भाई बच्चे को ड्राइवर। पहले तो ये बताइए, बच्चे को ड्राइवर बनाना है या सवारी, ये डिसाइड करो। बच्चे को ड्राइवर बनाना है, ड्राइवर बनाना है। अभी हम भी हैंडल चाहते किसके हैं कि हाथ में है? बच्चे अब जवाब ड्राइवर ये बने। अब ये अभी बताइए, हैंडल किसके हाथ में है अभी आपके स्कूल में? अभी टीचर के हाथ में। अभी आपने कहा हमने ड्राइवर बनाना है, तो ये मन मन में बनाना है या वो प्रैक्टिकल भी नहीं, है? हर एक टीचर चाहता है सर उसका बच्चा हाँ, ड्राइवर बने। राइट। हर एक अब टीचर नोट, चाहता अब है। फार्मूला लिखिए, मन वचन और कर्म। मन से ऐसा चाहता है, वचन से ऐसा चाहता है, लेकिन कर्म ठीक इसके अपोजिट करता है। क्या है समझ में? राइट। अब मुझे मन बताइए, मन और वचन के पौधे पर फल लगेंगे या कर्म के? कर्म कर्म के। के। और टीचर मन मन में सोच रहा है, पेरेंट्स मन मन में सोच रहा है। और अच्छा, मैं मन मन में सोचूं कि मुझे दिल्ली जाना है, और मैं इलाहाबाद वाली ट्रेन में बैठ जाऊं, और मन मन में सोचूं, सच्चे मन से सोचूं, तो मैं दिल्ली तो पहुंच जाऊंगा ना, ट्रेन में मैं इलाहाबाद वाली में बैठा हूं। इलाहाबाद ही पहुंचेंगे तो। नहीं, अगर मैं सच्चे मन से सोच के बैठा हूं तो? तो भी आप इलाहाबाद ही पहुंचेंगे। अगर मैं रोजाना सुबह उठ के प्रार्थना करके आया हूं तब? तो भी इलाहाबाद ही पहुंचोगे सर। नहीं, तो मेरे मन का क्या हुआ फिर, मेरी अच्छी भावनाओं का क्या हुआ फिर? हाँ, तो ये सारे टीचर भावनाओं से खेल रहे हैं, ये भावनाओं से काम नहीं चलेगा, कर्म से काम चलेगा, डिसीजन से काम चलेगा। हैंडल पकड़ते हैं खुद, और बच्चों को बोलते हैं बेटा ड्राइवर बने हुए, आप ड्राइवर बनोगे बेटा। इसी को बोलते हैं वर्चुअल अंडरस्टैंडिंग। सपनों की दुनिया बना रखी है, विचारों की दुनिया बना रखी है, एक्चुअल में कुछ और है। क्लियर हुआ दोनों बातों में अंतर? यस सर। अभी यहां पर जो सीन देख रहे हैं आप, इस सीन में क्या समझ में आ रहा है आपको? ये पूरे स्कूल में सीन होने वाला है, पूरे क्लासों में। बच्चे ग्रुप में बैठे हैं हम्म। और टीचर्स उनको गाइड कर रहे हैं। टीचर सबको गाइड कर रहे हैं या जिसको परेशानी है सिर्फ उसको गाइड कर रहे हैं? जिसको परेशानी है उसको गाइड कर रहे हैं, ब्लैक बोर्ड पे नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब। हाँ, ब्लैक बोर्ड माने हैंडल, पूरा चैप्टर समझाना माने हैंडल। ये हैंडल किसने ले लिया है? बच्चों ने ले बच्चों। लिया। हाँ, तो यहां पर माइंड कौन लगा रहा है पहले? बच्चे। बच्चे लगा रहे हैं। अच्छा, रीडिंग कौन कर रहा है पहले? बच्चे। अच्छा, पिक्चराइजेशन कौन कर रहा है? क्वेश्चन मेकिंग कौन कर रहा है? आंसर मेकिंग कौन कर रहा है? सब काम बच्चे कर रहे हैं। एक फार्मूला लिख लीजिए। स, कैसे टीचर चाहेंगे आप अपने स्कूल में, और टीचर से पूछिएगा एक सवाल, कुछ मत पूछिएगा, बस एक सवाल पूछिएगा। सिलेबस करवाने वाले टीचर बनना है या सिलेबस करने लायक बनाने वाले? क्या फार्मूला है? सिलेबस करवाने वाले टीचर बनना है या सिलेबस करने लायक बनाने वाले? क्या लिखा फार्मूला? सिलेबस करवाने वाले बनना है, सिलेबस करने लायक वाले बनना है। हम्म, बनाना ये है। बनाना है। एक शब्द भी इधर से उधर हुआ, गाड़ी गई। अब बताइए, कैसे टीचर बनना है, सिलेबस करवाने वाले या सिलेबस करने लायक बनाने वाले? करने सिलेबस करने लायक। पेरेंट्स लायक क्या बनना चाहेंगे? है। अब बात आई थी पेरेंट्स की। पेरेंट्स क्या चाहेंगे कि टीचर सिलेबस करवा दे या मेरे बच्चे को सिलेबस करने लायक ही बना दे? क्या चाहेंगे पेरेंट्स? पढ़ने लायक बच्चे बना। को लायक बना दे। लायक बना दे। अब लायक के ऊपर ना लिखिए जरा, और उस शब्द को पढ़िए, क्या बन गया? नालायक। नालायक। आपने अगर नालायक। अगर हमने सिलेबस करने लायक नहीं बनाया, तो क्या बना रहे हैं हम उसको अनजाने में? नालायक। नालायक। ठीक, लेकिन इतनी गहरी बात पकड़ में इतनी जल्दी नहीं आती। हर बात बहुत गहरी है। ठीक है, चलिए फिर बैक चलते हैं, वहीं से शुरू करते हैं। तो ये रहा मेमोराइजिंग,
मेमोराइजिंग क्या है वो आप अच्छे से जानते हैं, उसके नतीजे भी आप जानते हैं। उसमें क्या करना पड़ता है, बार बार पढ़ो, बार बार याद करो, बार बार भूल जाओ, फिर याद करो, भूल जाओ, ये चलता रहता है क्रम। डर में जीना होता है, एग्जाम से डर लगता है, मन में टर्टर चलती रहती है, ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं, माइंड काम करना बंद कर देता है, डिसीजन लेना नहीं आता। टारगेट टीचर बना रहे हैं, प्लानिंग टीचर बना रहे हैं, डिसीजन टीचर्स ले रहे हैं, ठीक। और ये सब कुछ आ बच्चों को जाएगा। ये मतलब हम कौन से दिमाग से सोचते हैं भाई, ये हमें सोचना है कि हमें हो क्या गया, हम लोग कर क्या रहे ये। यही है मेमोराइजिंग का परिणाम। मेमोराइजिंग ऐसी चीज है कि जो हमारी सोचने समझने डिसीजन लेने की पावर छीन लेती है, कंपेयर करने की पावर ही छीन लेती है, हमें सही चीज नजर आना बंद हो जाती है। मेमोराइजिंग का ये ड्रॉबैक है, ये होता ही है। 100 स्कूल्स में से एक स्कूल को बात समझ में आती है। क्या सुना आपने, रेशियो समझ रहे हैं आप, 1% का है। 100 स्कूल्स में से कितने लोग तैयार होते हैं पता है, एक। ऐसे भारत में रहते हैं हम, सामने दिख रहा है सब कुछ, काम ही नहीं करता ये, डिसीजन नहीं लेते, सही गलत का फैसला नहीं कर पाते। अब देखिए स्टडी प्रोसेसिंग क्या चीज है, इसका सॉल्यूशन क्या है। अभी तक हमने बात की प्रॉब्लम्स पर। याद करने के तरीके तो हर स्कूल में सिखाए जाते हैं, आप अपने स्कूल में सिखाएं समझने का एक ऐसा तरीका जिसमें याद करने की जरूरत ही ना पड़े, बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाएं, आत्मनिर्भर। अब ये है स्टडी प्रोसेसिंग का मेथड। पहले हमने स्किल सिखा दिए सारे, आपको बताए गए थे ये सारे स्किल्स, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। ये सारे स्किल सिखाने के बाद इसमें लगेंगे 15 से 20 दिन का टाइम। कॉपरेशन स्किल, राइटिंग स्किल, रीडिंग स्किल, विजुअलाइजेशन, पिक्चराइजेशन, क्वेश्चन मेकिंग, आंसर मेकिंग, एक्सप्लेनेशन स्किल, ट्रांसलेशन स्किल, वीडियो मेकिंग स्किल और प्रोजेक्ट मेकिंग स्किल। ये स्किल डेवलप हो जाने के बाद फिर आएगा ये स्टडी प्रोसेसिंग मेथड काम करेगा। यहां से अब बच्चे का सिलेबस तैयार होगा। सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, रीड द टॉपिक, एक बार पढ़ेगा बच्चा, पढ़ेगा। इसके बाद क्या करेगा, पढ़ने से पढ़ना आएगा, पढ़ने से समझ में नहीं आया आज तक किसी को, पढ़ने से पढ़ना ही आता है, निकलना पड़ेगा। रीड द टॉपिक, एक बार पढ़ना है, वंस, ठीक है। नंबर 2 क्या करना है, उसको प्रोसेस करना है। मेक मैक्सिमम पिक्चर्स, पिक्चर्स बनाने हैं उसके। इसके बाद क्या तीसरा करना है, किसने बनाने पिक्चर्स, बच्चों ने बनाना है। अब इसमें टीचर्स का खेल देखिए क्या है। मान लीजिए कोई वर्ड बच्चे को पढ़ना नहीं आ रहा है, तो पहले वो टीम से पूछेगा और टीचर से पूछेगा। टीचर का काम है उस माहौल को बना के रखना, उस गेम को बना के रखना, वहां पर सारी चीजें हो रही है या नहीं हो रही है, ये कोच की तरह वो काम करेगा। रीडिंग में सहायक, पिक्चर्स बनाने में सहायक। यहाँ पर है टॉपिक को एक बार पढ़ना है, मैक्सिमम पिक्चर्स बच्चे को बनाने हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन बनाने हैं, मैक्स, और फिर क्या करना है, टॉपिक को एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन किसको करना है, पहले टीम को करना है और फिर टीचर को करना। फिर है वीडियो बनाना है। वीडियो का मतलब क्या है, वो जो टॉपिक को लाइन टू लाइन पढ़ रहा है उसके वो पिक्चर्स बनाता जा रहा है, बनाता जा रहा है, बनाता जा रहा है, बनाता जा रहा है। फिर उसके बाद उसने 20-25 क्वेश्चन बना लिए। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाह रहा हूं, 10 से 15 पिक्चर्स बना लिए बच्चे ने, एक बच्चे ने पूरे टॉपिक से पढ़कर, चाहे वो साइंस का, हिंदी का, इंग्लिश का, किसी का भी, एसएसटी का, 15-20 पिक्चर्स बना लिए। फिर उसने 20-25 क्वेश्चंस बना लिए। तो बताओ आंसर याद करने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं पड़ेगी। तो सर ये, आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन। जी, सर अभी जैसा आपने खुद ही बोला कि रीडिंग करने से बच्चे को कॉम्प्रिहेंशन नहीं आएगा, हाँ तो जब बच्चा कॉम्प्रिहेंड कर ही नहीं पा रहा है तो फिर वो पिक्चर किसके बनाएगा। और हाँ। हो सकता है जब वो पिक्चर बनाए तो वो गलत पिक्चर भी बना सकता है क्योंकि वो टॉपिक को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाया। अब तो ट्राई तो कर रहा है। अभी अभी सुनिए, फिर से वापस जाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए क्या है ये, 15 दिन कहाँ लगाए उसने, रीडिंग, फिर स्किल्स, स्किल्स पे। विजुअलाइजेशन स्किल, पिक्चराइजेशन स्किल लगाए हैं ना, या डायरेक्ट भेज दिया उसको। अच्छा, 15 दिन के बाद भेजा है। जी, 15 दिन के बाद उसके हाथ में वो चैप्टर मेकिंग आया है। जी मैम, क्लियर हुआ आपको, पहले उसे सिखाया जाएगा, हाँ, बिना सिखाए थोड़ी भेज देंगे उसको। ओके सर। जी। और फिर भी कहीं पे गलती हो रही है तो टीचर का काम यही है उसकी गलती देखना और ठीक कराना। यस सर। के बाद में आ जाता है बच्चा एक्सप्लेन कर रहा है। एक्सप्लेन किसको कर रहा है, वो सबसे पहले बच्चे को कर रहा है। और हाँ एक चीज, 3 लोग कॉपी चेक करेंगे इसके अंदर। कौन कौन, एक बच्चा, एक उसकी टीम का लीडर और एक टीचर। सबसे पहले कॉपी वो चेक कराएगा खुद से, और उसमें नीचे गुड वेरी गुड देगा, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी या सी कैटेगरी लिखेगा और पेंसिल से कॉपी चेक करेगा।
उसे खुद को पता होना चाहिए कि मैं क्या गलती कर रहा हूं। अब इसके बाद वो ठीक करेगा, फिर उसके बाद करेक्शन के लिए लेके जाएगा टीम लीडर। वो जो है ना, उसमें 2 टीम लीडर भी होंगे अच्छे बच्चे, उनके पास लेके जाएगा, कुछ करेक्शन वहां पर हो जाएगा। इसके बाद वो टीचर्स के पास जाएगा, कॉपी, फिर वहां करेक्शन हो जाएगा। जो बच्चे हैं और टीम लीडर है वो पेंसिल से कॉपी चेक करेगा, और जो टीचर है वो पेन से कॉपी चेक करेंगे। तो करेक्शन होगा 3 जगह। ठीक है, हो गई। रिस्पॉन्सिबल अब कौन बन रहा है? बच्चे खुद, बच्चे। माइंड किसका चल रहा है यहाँ? स्टूडेंट्स। अब ये यहां से जाएंगे बोर्ड पर, और बोर्ड पर बच्चे एक्सप्लेन करेंगे। तो फिर बच्चा जाएगा बोर्ड पर, बोर्ड पर उसके पास ना कॉपी होगी ना बुक होगी। समझिए आप बात को। इसमें लिख लीजिए, टॉपिक की सीरीज होंगी बच्चे के पास। आप जो भी बच्चा प्रोसेस कर रहा है वो लाइफ टाइम के लिए उसे कभी भी नहीं भूलेगा। ये बड़ी बात है। ठीक, ये है कॉपरेशन मेथड, और असली चीज है ये सारे स्किल्स। ये स्किल्स अगर आ गए तो फिर समझ लीजिए सब कुछ आ गया। स्किल्स नहीं आए तो फिर तो टीचर ने ही समझाना है, और टीचर ने ही। आप मुझे बताइए, एक पढ़ाई को खा रहा है, एक पढ़ाई को बना रहा है, दो है ना इसमें। सुबह जल्दी कौन उठेगा, बनाने वाला या खाने वाला? बनाने वाला। बनाने नए वाला। नए 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 आइडियाज किसके माइंड में आएंगे? बनाने वाले को। बनाने वाला। पैसे कौन कमाएगा? बनाने वाले। बनाने दूस खुद पर डिपेंड कौन हो जाएगा? बनाने वाला। बनाने वाला। और दूसरे पर डिपेंड खाने वाला। खाने वाला। अब मुझे बताइए, हमारे देश के स्कूलों में बच्चे को खाने वाला डिपेंडेंट बनाया जा रहा है या इंडिपेंडेंट? खाने वाला बना रहे हैं। खाने वाला बना रहे हैं। ये देखिए, एलकेजी के बच्चे को सेकंड का बच्चा सिखा रहा है हैंड राइटिंग। ये सीखने सिखाने के बहुत सारे वीडियो हैं, सैकड़ों हजारों वीडियोस हैं, बहुत सारे स्कूल्स के। अभी दिखाते हैं। ये छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं, ये देखिए सिखा रहे हैं। ऐसे सिखाते हैं, सीखते हैं और सिखाते हैं। आप बताओ, एक बच्चा सिर्फ सीखने 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 आता है, और एक बच्चा सीखने और सिखाने आता है, कॉन्फिडेंस किसके पास ज्यादा होगा? सिखाने वाले। सीखने सीखने और सिखाने वाला। ये देखिए आप, ये है एलकेजी का बच्चा। ऊपर लिखा है ना क्लास, दिखाएं। एल ऊपर ऊपर दिखाएं, क्लास कौन सी लिखी है? ऊपर 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 थोड़ा सा ऊपर लिखा था, केजी। सम कर रहे हैं। सम्स कर रहा है। इतना, Subtraction, इतना बड़ा subtraction। सवाल, इतना बड़ा सवाल फर्स्ट का बच्चा देख कर डर जाता है। बात सही है कि नहीं है? सही है। और ये बच्चा सवाल कर रहा है। बच्चा किसका माइंड का यूज कर रहा है? कॉपी पेस्ट कर रहा है या माइंड यूज कर रहा है? माइंड यूज कर रहा है। माइंड। बट का माइंड यूज कर रहे हैं। अब क्या ये पहले दिन हो गया होगा ऐसा? वीडियो बना रहे हैं। क्या ये पहले दिन हो गया होगा? नो 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 सर, टेक द सही। टाइम। प्रोसेस है। और हाँ, अच्छा, कितने दिन में हो गया होगा, अंदाजा लगाओ। 1 मंथ टू 1 मंथ में हो गया होगा। और अगर ऐसा 3 दिन में हो जाए तो सारे बच्चे? सारे तो नहीं, पॉसिबल सारे। नहीं है, पर जो आप इंटेलिजेंट है मना वो कर कर रहे हैं, सकते आप मना कर रहे हैं या पूछ रहे हैं? हैं। नहीं, सारे बच्चों की कैटेगरी अलग अलग होती है ना, सिर्फ 4 कैटेगरी के बच्चे होते हैं। अच्छा। सबके दिमाग एक जैसा नहीं ला सकते हैं, तो मेरे को लगता है कि जो फर्स्ट कैटेगरी के ए वाले बच्चे हैं वो हाँ। 3 दिन में सीख जाएंगे। और अगर लेकिन सी डी कैटेगरी डी का डी बच्चा, सी कैटेगरी का डी बच्चा 3 दिन में सीख जाए तो क्या करोगे? ये वंडर सर, फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे को ऐसा प्रोसेस आप बताएंगे कि हमारे और बच्चों एक को चीज मैं बता दूं, बच्चे सिर्फ इतनी कैटेगरी के होते हैं, हमेशा याद रखिए। केवल एक, 4 कैटेगरी के हम बताते हैं, नोट कर लीजिए। हम बनाते हैं 4 कैटेगरी, ABCD। लिख लीजिए ABCD। ये हैंड राइटिंग है बच्चों का। ये देखिए, सब क्लासरूम का सीन चल रहा है ये। देखते जाइए, हैंड राइटिंग 3 से 4 दिन में सबका एक जैसा, लेकिन प्रोसेस है उसका। ABCD लिखिए, बहुत अच्छा याद दिलाया आपने। A फॉर अप्रिशिएट, B फॉर ब्लेमिंग, C फॉर क्रिटिसाइज, D फॉर डेमोलाइज। आप मुझे बताइए, बच्चे कितनी कैटेगरी के होने चाहिए? हम तो एक। सब एक कैटेगरी की होनी चाहिए सब। किसी भी काम को करने के लिए 4 चीजें चाहिए। आप जितना पूछेंगे ना, तो कुछ फार्मूले आपको नए मिलेंगे और हकीकत जानने को मिलेगी। बस निवेदन इतना है कि सच पता चल जाए तो स्वीकार बस करने की क्षमता होनी चाहिए। लिखिए, 4 चीजें चाहिए हमें। पहले नंबर पर चाहिए हमें एनर्जी। कुछ भी काम को करने के लिए ऊर्जा चाहिए, एनर्जी पहला नंबर। नंबर 2 लिखिए प्लेस। नंबर 3 लिखिए मटेरियल। नंबर 4 लिखिए मेथड। एनर्जी, ऊर्जा,
प्लेस, मटेरियल, मेथड, 4 चीजें चाहिए। अब ये कहीं भी फार्मूला लगा लेना आपको। यहां जो फार्मूले मिलेंगे ना वो यूनिवर्सल मिलेंगे आपको, एथिकल मिलेंगे, लॉजिकल मिलेंगे, नेचुरल मिलेंगे, सब जगह काम करेंगे वो। अब चार चार चीजें चाहिए आपको। हलवा बनाना है, मटेरियल चाहिए, प्लेस चाहिए, एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, और मेथड भी चाहिए। ठीक है, आपको कुछ भी काम करना है, मकान बनाना है, चारों चीजें चाहिए। 4 में से एक भी कम रहेगा और या गलत रहेगा, काम नहीं बनेगा। अब आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं। जी सर। एक बंदा 10 फीट पानी में डूब रहा है, एक बंदा 10 फीट पानी में तैर रहा है, दोनों के पास 10 फीट पानी है, दोनों के पास सेम तालाब है। एक होता है डूबने का मेथड। मेथड तो डूबने, क्या हाथ पैर, दोनों हाथ पैर मार रहे हैं कि नहीं मार रहे हैं? हाँ मारते हैं सर। दिशा गलत है। वो ऐसे ऐसे मार रहा है, वो ऐसे ऐसे मार रहा है, दोनों में अंतर है। अब आपसे एक अब सवाल पूछ रहा हूं। पढ़ाई के पानी में, स्टडी के पानी में ज्यादातर बच्चे डूब रहे हैं या तैर रहे हैं? बोलो। डूब रहे हैं सर। क्या नहीं है उनके पास? प्लेस बहुत अच्छा है पहले से, मटेरियल बहुत ज्यादा है पहले से, एनर्जी खाने पीने को बहुत अच्छा है। क्या नहीं है भरपूर उनके है। पास? मेथड। मेथड। अगला सवाल, टीचिंग के पानी में ज्यादातर टीचर डूब रहे हैं या तैर रहे हैं? बोलो। डूब रहे हैं डूब सर। रहे हैं, डूब रहे हैं सर। क्या डूब नहीं रहे है हैं। उनके पास? मटेरियल नहीं है, बहुत। है सर। मेथड्स। मेथड नहीं है। अब मुझे बताइए, स्पिरिचुअलिटी के पानी में, स्पिरिचुअलिटी के पानी में ज्यादातर लोग डूब रहे हैं या तैर रहे हैं? सर वो तो डूब डूब रहे हैं। डूब रहे डूब रहे। क्या नहीं है उनके पास? मेथड। मेथड नहीं है। जो हेल्थ का पानी है, हेल्थ में ज्यादातर लोग डूब रहे हैं या तैर रहे हैं? डूब डूब रहे रहे हैं। हैं। क्या नहीं है उनके पास? फिर से वही एक शब्द आएगा, मेथड। के खाने का मेथड नहीं है, मैंने हेल्थ के पानी में बोला है। रिलेशन के पानी में ज्यादातर लोग डूब रहे हैं या तैर रहे हैं? क्या नहीं है उनके पास? मेथड। और अगर इस प्लेटफॉर्म पे सारे मेथड मिल जाए तो? ग्रेट। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, दुनिया का इकलौता प्लेटफॉर्म है। किस किस चीज के फार्मूले मिलेंगे? एक दो फार्मूले आपको दे देता हूं। रिलेशन का पानी, रिलेशन अगर अच्छे करने हो तो जज सामने वाले को बना दो, खराब करने हो तो जज खुद बन जाओ। नोट कर लीजिए, रिलेशन जब भी खराब करने हो जज खुद बन जाइए, रिलेशन अच्छे करने हो जज सामने वाले को बना दीजिए। जज सामने वाले को कैसे बनाते हैं कि भैया चलें कि नहीं चलें, आप बताओ ये काम करें कि नहीं करें, अच्छा ये चीज ठीक रहेगी या ये चीज, तो सामने वाला जज है, अब वो जजमेंट देगा, रिलेशन बढ़िया हो गए। और जज खुद बन गए, नहीं ऐसा ही होगा, आज यही बनेगा, नहीं वहां जाना ही होगा, हम ये नहीं करेंगे, हम ये करेंगे, जज खुद बन गए, रिलेशन खत्म। चाहे बच्चों के साथ रिलेशन अच्छे करने हो। आप बताइए, टीचर बच्चों से, इसमें एक फार्मूला है, डिस्कशन वर्सेस डिसीजन। रिलेशन अच्छे करने हो तो डिस्कशन करें और रिलेशन खराब करने हो तो डिसीजन लें। अब टीचर जो हैं बच्चों के साथ डिसीजन ले रहे हैं या डिस्कशन कर रहे हैं 40 मिनट? डिसीजन ले लो। तो रिलेशन इसलिए बच्चों के साथ खराब होंगे या अच्छे होंगे? जो मदर हैं वो अपने बच्चे के साथ क्या कर रही हैं? बच्चे से डिस्कशन कर रही हैं? नहीं। नहीं, डिसीजन। तो बच्चे के साथ रिलेशन खराब करने का उन्होंने फार्मूला ले। अब वो कहेंगे नहीं मन से तो हम सोचते हैं बहुत अच्छा, फिर वही बात आ गई, मन से हम बैठ गए, मन से तो चाह रहे हैं दिल्ली और कर्म से चाह रहे हैं हम, मेथड लगा दिया इलाहाबाद वाला। फिर हम कह रहे हैं हम इलाहाबाद कैसे पहुंच गए? तो भाई इसी के लिए तो बोध चाहिए, बुद्धि है ना। ये तो बहुत सारे फार्मूले आपको यहां से मिलने वाले हैं। डिस्कशन वर्सेस डिसीजन। डिसीजन रिलेशन खराब करता है, डिस्कशन रिलेशन सही करता है। घरों में बताओ, डिस्कशन खत्म हो गया है या डिसीजन? डिस्कशन खत्म हो गया सर। डिस्कशन खत्म। 15 साल बच्चों के साथ डिस्कशन करा था किसी ने? तो वो बड़े होकर क्यों डिस्कशन करेगा भाई? डिस्कशन की ट्रेनिंग दी थी उसको 20 साल? राइट सर, नहीं दी थी। तो क्या अचानक अचानक उसको ख्वाब आ जाएंगे कि मुझे डिस्कशन करना चाहिए? उसने टीचर को देखा, मम्मी को देखा, पापा को देखा, बड़े भैया को देखा, सबको डिसीजन लेते हुए देखा या डिस्कशन करते हुए? डिसीजन लेते हैं।
एक फार्मूला और देता हूं आपको, बड़ों की रेस्पेक्ट करो और छोटों की, हाँ जी, छोटों को भी रेस्पेक्ट। इस मेथड के बाद बड़ा भैया छोटे भैया की रेस्पेक्ट करता है, पापा बच्चे की रेस्पेक्ट करते हैं। मैं अपने तीनों बच्चों की रेस्पेक्ट करता हूं, पता है आपको? रेस्पेक्ट। क्यों? क्योंकि मैं शरीर नहीं देख रहा हूं, मैं उनका मन देख रहा हूं, मैं उनकी चेतना देख रहा हूं, मैं उनका सॉफ्टवेयर देख रहा हूं। आया समझ में? वो हार्डवेयर से छोटा है या सॉफ्टवेयर से छोटा है? चेतना से छोटा है वो? नहीं, टीचर क्या देख रहे हैं, पेरेंट्स क्या देख रहे हैं, ये शरीर या उसका मन? शरीर देख रहे हैं। शरीर देख रहे हैं। ये संसार शरीर को देखता है, इसीलिए ये भ्रमित है। मन को जिस दिन देखना शुरू कर दिया, ठीक हो जाएगा। एक और लिखिए, सोच वर्सेस सच। सोच वर्सेस सच। सोच में से ओ की मात्रा हट जाए तो क्या बचेगा? सच। तो सच सच। पाने के लिए कुछ हटाना पड़ेगा, कुछ कम करना पड़ेगा या कुछ बढ़ाना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। और लोग क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहा है। बस उल्टा ही करते हैं। बढ़ने से तो बोझ है, बोध के लिए कुछ कम करना पड़ेगा। और एक फार्मूला लिख लीजिए लास्ट में। पहले लिखिए बोझ, फिर लिखिए शोध, फिर लिखिए बोध। बोझ, शोध, फिर आएगा बोध। बिना शोध के बोध बुद्ध को नहीं मिला, नहीं। आपको कैसे मिल जाएगा? किसी भी वैज्ञानिक को नहीं मिला, आपको कैसे मिल जाएगा? सबको बोझ, बिना बोध के, बोझ जो बिना शोध के बोध चाहिए। बोध किस किस को चाहिए? सबको। अच्छा, शोध कौन कौन करना चाहता है? कोई नहीं। कमाल है। बिना शोध के बोध प्राप्त नहीं होगा। अब इंग्लिश में लिख लीजिए, विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन, एनालाइजेशन, रियलाइजेशन, सप्लाइजेशन। विजुअलाइज, एनालाइज, रियलाइज, सप्लाई। रियलाइज किसको चाहिए, रियलाइजेशन किस किस को चाहिए? सबको। क्या करना पड़ेगा? एनालाइज करना पड़ेगा। अब विजुअलाइज माने क्या? पिक्चर बनने को, पिक्चर बनाने को विजुअलाइज कहते हैं, और क्वेश्चंस बनाने को एनालाइजेशन कहते हैं। हमारा पूरा मेथड उसी पर लागू है, सारा मेथड उसी पर है। विजुअलाइजेशन, एनालाइजेशन, विजुअलाइजेशन और एनालाइजेशन। और ये नेचुरल मेथड है, नेचुरल, हमें भी दिखा है। यूट्यूब पे नहीं दिखा है, इस प्रकृति में दिखा है। हम नेचर के नजदीक रहते हैं, हमने अपने नेचर को जाना, तो सबका नेचर सेम ही होता है। अगर सबको गुड़ मीठा ही लगता है तो सबका नेचर सेम ही होता है। सबका सेम होता है, सेम एक ही तरह के लोग होते हैं। चेतना एक ही तरह की होती है, शरीर 10 तरह के हो सकते हैं, मन एक ही तरह का होता है। लोगों ने इसको बांट दिया, वो बात अलग है। नासमझी में बांट दिया, और कुछ नहीं। एक ही तरह के लोग होते हैं। जिस दिन हमें ये समझ में आ गया सब एक ही हैं, उस दिन सारे झगड़े समाप्त हो जाए।